साहित्य, कहानी, ये ऐसे शब्द हैं जिनकी रचनाएं समाज को एक प्रगति प्रदान करती है। साहित्य को यूं ही नहीं कहा जाता कि साहित्य समाज का दर्पण होता है। यूं ही नहीं साहित्य और संस्कृति की पढ़ाई कराई जाती है। जब कहीं भी साहित्य, कथा, कहानियों की बात आती है तो मुंशी प्रेमचंद जी का नाम सबसे पहले सुनाई देता है। मुंशी प्रेमचंद जी हिंदी के अच्छे जानकार थे, उर्दू के भी अच्छे जानकार थे। इनकी रचनाओं में सामाजिक व्यवस्था, जाति, धर्म और देहाती जीवन का चरित्र चित्रण मिलता है। मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म 31 जुलाई 1880 को बनारस के निकट लहमी नामक गांव में हुआ था। इनका जन्म एक मध्यम परिवार में हुआ था। इस कारण से इनको हमेशा असुविधाओं और अभावों का सामना करना पड़ता था। इनकी जीवन अत्यंत कष्टदायी थी, लेकिन इन्होंने अपने जीवन के उस पहलू को भी अपना हथियार बनाया और एक उज्जवल भविष्य की कल्पना की। उस कल्पना को सत्य किए और आज ये भले ही हमारे मध्य नहीं है, लेकिन आज भी ये हमारे दिलों में जिंदा है। वजह इनकी रचनाएं, इनकी कथा, इनकी कहानियाँ, इनकी साहित्यिक रचनाएं हैं। आवश्यकताओं ही आविष्कार की जननी होती है, यूं ही नहीं कहते। मुंशी प्रेमचंद जी ने इन्हें सत्य कहा है। इनकी ऐसे ही एक रचना मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। शीर्षक है आंसुओं की होली। मुंशी प्रेमचंद जी कहते हैं, यूं तो नाम बदलने की परंपरा जाने कब से चली आई और जाने कहाँ शुरू हुई। इस कहानी के मुख्य पात्र पंडित श्री विलास जी का नाम उनके दोस्तों ने बदलकर सिलविल रख दिया है। सिलविल उनके स्वभाव को देखकर ही रखा गया। जब पंडित श्री विलास जी ऑफिस जाते तो उनका नारा उनके पैजामे से झांक रहा होता, उनकी चूटियाँ उनके माथे से लटक रही होती। बड़े अतरंगे ढंग से थे वो। उनको त्योहारों से बड़ा नफरत था, विशेषकर होली। दिवाली में सारे लोग खरीदारी करते, गाते बजाते, मस्ती करते, मगर पंडित श्री विलास जी मजाल है कि एक कौड़ी खर्च करते नहीं। अब जब होली आती तो ये अपने सगे संबंधियों, यहाँ तक कि दोस्त महीम को भी अपने घर में न घुसने देते। वर्षों बीत गए। शास्त्र के अनुसार 25 वर्ष तक का इन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत को धारण किए रखा और उसके बाद इन्होंने विवाह कर लिया। इनकी पत्नी का नाम चंपा था। मुंशी प्रेमचंद जी कहते हैं कि एक पुरानी मसल है, बहन अंदर तो भाई सिकंदर। यहाँ भाई पंडित श्री विलास जी के साले को कहा गया है। जब तक विवाह नहीं हुआ था, पंडित श्री विलास जी अपने दोस्त को, अपने यारों को अंदर नहीं आने देते थे। घर में वो दुबक कर रहा करते थे। लेकिन जब से शादी हो गई, लेकिन यह भी अपने पुराने विचारधारा से थे। पत्नी को ज़्यादा सर पे नहीं चढ़ाना है। अगर सर पे चढ़े, और मजाल है कि अगर पंडित श्री विलास जी एक बार बोल दे तो वो चू शब्द भी कहे। पंडित श्री विलास जी थोड़े पुराने ख्यालात के थे, मगर दिल के बड़े अच्छे थे। जब इनकी विवाह हो गई और पत्नी को यह अपने घर ले आए तो गौने का दिन आया। कुछ वर्ष बाद फिर होली आ गई। इनके 2 साले थे, एक बड़े और एक छोटे। दोनों मस्ती में होली के दिन अपने बहन के घर आए कि यार जीजाजी से होली खेलना है, पर ऐसा हो ना सका। हुआ यूँ, जब होली आया तो पंडित श्री विलास जी अपने पत्नी से कहने लगे कि कह देना कि ज्वर ने जकड़ लिया है। उस समय में ज्वर बहुत ही खतरनाक बीमारी हुआ करती थी। पत्नी व्रता होने के नाते चंपा बोली कि ऐसा झूठ हम नहीं बोलेंगे। तो पंडित श्री विलास जी न जाने और क्या क्या बहाना बनाए। पंडित श्री विलास जी के इस पूरे वाक्यों में उनका साथ चंपा बखूबी देती है। चंपा के दोनों भाई घर पधार चुके होते हैं और जब आते हैं तो सबसे पहले अपने जीजा जी को खोजते हैं, पर वो नहीं मिलते हैं। एक कोठरी में वो ऊपर पैक होते हैं, बंद करके वहीं पे आराम से देख रहे होते हैं कि दोनों साले क्या कर रहे हैं। दोनों सालों का हुलिया रंगारंग हो चुका होता है। पंडित जी के सिकंदर आज रंगीन हुए हैं। यूँ तो सभी कहते हैं कि पहले तो जब पुराने ज़मानों में 1389 की बात कहानी में कही गई है
कि पुराने ज़मानों में तो बस गुलाल और अबीर से ही होली खेला करते थे, लेकिन अब के समय में न जाने कितने रंग आ गए हैं, लाल, पीला, हरा, नीला, न जाने और क्या क्या। सो पंडित जी कहते हैं कि अब इनसे बच पाना मुमकिन कहाँ। साले को तो होली खेलने की तलब जग रही होती है। बहन से पूछते हैं जीजा जी कहाँ हैं। बहन कहती है कि उन्हें बीमारी हो गई है, उनको डॉक्टर ने मना कर दिया है हवा में निकलने से। छोटा भाई कहता है वो इतना बीमार है कि थोड़े समय के लिए भी बाहर न निकल सकते हैं। ये सारा माजरा तो बस होली न खेलने का था। पंडित श्री विलास जी ऊपर से सारा चीज़ देख रहे होते हैं। चंपा मना कर देती है, बड़ा भाई शांत हो जाता है, पर छोटा तो छोटा होता है। छोटे के मन में एक ख्याल जगता है कि क्यों ना जीजा जी के सारे वस्त्रों को ही रंग दिया जाए, और वो देखते ही देखते उनके सारे वस्त्रों को रंग देता है। पंडित श्री विलास जी ऊपर कोठरी के एक छोटे से क्षेत्र से सारा चीज़ देख रहे होते हैं और मन ही मन बड़े क्रुद्ध हो रहे होते हैं और खुद पछता भी रहे होते हैं। समय बीतता है और रात का वक्त चला आता है। चंपा अपने भाइयों के लिए पकवान बनाती है, तरह तरह की पकवानें, पूरी, जलेबी और न जाने क्या क्या मिष्ठान, जिसकी सुगंध पंडित जी के बीमारी को भी मात दे रही होती है, जिसकी सुगंध से पंडित श्री विलास जी की भूख और भी बढ़ रही होती है। उनका इच्छा होता है कि अभी उतर जाए और जाकर एकदम थाल पर टूट पड़े, पर क्या करे, सिकंदर तो बैठे हुए थे ना। बहन कहती है कि अपने भाइयों से कि जीजा जी को भी दे आते हैं, तो बड़े भाई कहते हैं कि उन्हें तो बीमारी है ना, खीर पूरी से अच्छा है खिचड़ी बना कर दो। बेचारे पंडित जी को खिचड़ी खाना होता है। रात गहरी हो जाती है, इनके साले चले जाते हैं, तो चंपा देर रात को एक थाल में तरह तरह के पकवान को सजाकर पंडित जी के पास लाती है और पंडित जी उस पर टूट पड़ते हैं। कहते हैं भाई के आने पर तू तो मुझे ही भूल गई, और भी बहुत कुछ। खैर, यहाँ पंडित जी खाना खाते हैं और तृप्त हो जाते हैं, तो मन प्रसन्न हो जाते हैं। तब अपनी पत्नी से कहते हैं कि चंपा आज जो तुम मांगो हम देंगे। तो चंपा कहती है अच्छा ऐसा है तो आप मुझको यह दो कि मैं आपसे होली खेल सकूं। अब क्या करना, पंडित जी मना करते रह जाते हैं और चंपा कहीं से रंग एक लोटा भरकर ले आती है और पंडित श्री विलास जी को रंगीन कर देती है। रंग पड़ते ही पंडित श्री विलास जी चंपा पर झिझकते हैं, क्रोधित करते हैं, तो चंपा उनसे माफ़ी भी मांगती है। पर जब पंडित श्री विलास जी की नज़र एक फोटो पर पड़ती है जिस पर रंग चढ़ा होता है, तो वो रोने लगते हैं। अपने पति को रोते देख चंपा को लगता है कि वो बहुत भारी गलती कर दी और वो उनसे माफ़ी मांगने लगती है, पैरों में गिरने लगती है। तो पंडित श्री विलास जी कहते हैं कि नहीं चंपा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, गलती तो मेरी थी। आखिर क्यों वो होली से डरते थे, होली से नफरत करते थे, इसकी कहानी पंडित जी बड़ा ही दर्दनाक स्वर में सुनाते हैं। कहते हैं कि ऐसा ही एक दिन होली का समय था। मैं सफ़ेद वस्त्रों में होली के रंगों को लपेटे हुए अपने दोस्त मनहर को ढूंढ रहा था। मनहर के पास गया। मनहर कहीं जा रहा था, वो भी सफ़ेद वस्त्रों में था। उसके सफ़ेद वस्त्रों पर एक रत्ती भर मात्र भी रंग न लगा था। तो पंडित जी सोचे कि आज मेरे ही रंग से मनहर का रंगीन किया जाए और उद्घाटन किया जाए। जैसे ही वो मनहर के पास पहुँचे, मनहर ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि पास के ही एक पड़ोस में एक अनाथ बूढ़ी अम्मा मर गई है, मैं उन्हें कांधा देने जा रहा हूँ। पंडित जी को भी वो कहते हैं कि 3 आदमी पुर रहा है दोस्त, चलो तुम भी साथ चलो। पर पंडित जी मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि क्या यार, होली के दिन में मैं वो काम करने जाऊँ, किसी को कंधा दूँ? आज तो मस्ती का दिन है, गाने बजाने का दिन है, रंगने रंगाने का दिन है, तू भी चल मेरे साथ। पर मनहर मना कर देता है। उसके बाद से वो दोस्ती उन दोनों की ख़त्म हो जाती है। मनहर कई करे शब्द कहते हैं पंडित जी को, जो पंडित जी के दिल में चुभ जाता है। उस शब्द के आघात से वो चाहकर भी मनहर से मिल नहीं सकते थे। वो कई बार मन बनाए कि आज अपने दोस्त से मिल लूं, पर न हो सका। देखते ही देखते दोस्त कहीं और चला गया। फिर एक दिन एक खत आया।
वह खत मनहर का था, आखिरी सांस भरी हुई थी उसमें। मनहर इस दुनिया में नहीं था। अपने आखिरी वक्त में अपने दोस्त को उसने खत लिखा था और कहा था। अपने दोस्त के उस आखिरी खत को पढ़ पंडित श्री बिलास जी दौड़े भागे अपने दोस्त से मिलने, पर हो न सका। पंडित जी की दुर्भाग्य तो देखो, उनकी लाचारी तो देखो। एक समय था जब होली के समय उन्होंने मना किया था किसी को कंधा देने से, और उनके सच्चे दोस्त को वो कंधा न दे सके। खुद को इतना पापी मान बैठे कि उन्होंने सारे त्योहारों से नफरत करना सीख लिया। जब चंपा ने उन्हें रंग डाला, पंडित जी को रंगीन किया, और जब मनहर के फोटो पे उन्हें के रंग पड़ा, तो पंडित जी के आँखों से इतनी आंसुओं की धाराएं बहने लगी, वो फूट फूट कर रोने लगे, और फिर अपने हाथों से रंग लिए और मनहर के फोटो पर चढ़ा दिया। यही कारण था कि मुंशी प्रेमचंद जी ने इस कहानी के शीर्षक का नाम आंसुओं की होली रखा, जो कि एक सार्थक कहानी है। दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? यह कहानी सीख देती है कि इंसान को इंसानियत से ही जीना चाहिए। रंग, त्यौहार, ये सभी तो बस मन बहलाने की बातें हैं। हाँ, समय सबका मोल देता है। आप गलतियाँ करते हैं, लेकिन उस गलती से छुपाने से अच्छा है उस गलती को जानकर उस गलती से जीतना और खुद को एक बेहतर इंसान बनाना। मुंशी प्रेमचंद जी की यह कहानी 21 अनमोल नामक कहानी पुस्तक में संग्रहित है। यह पुस्तक आप जो यहाँ देख रहे होंगे, इस पुस्तक में संग्रहित है। इस पुस्तक में टोटल 21 कहानियाँ हैं, जो कि मुंशी प्रेमचंद जी की सर्वश्रेष्ठ कहानियाँ हैं। और हाँ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही और भी कई सारी कहानियाँ मैं आपके समक्ष लेकर आऊँगा।